होते हैं उसके उस पॉपुलेशन में ज्यादा या कम होने के। जैसे मैं ये कह देता हूं कि भाई मलेरिया की बीमारी जो है ना, दिल्ली के आसपास के जो इलाके वहां ज्यादा फैली हुई है, ऐसी स्टडीज मान लीजिए हमने परफॉर्म करी। सो एपिडेमियोलॉजी से हमें पता चला कि ऐसा क्यों है, वो बीमारी मलेरिया की बीमारी क्यों है वहां ज्यादा, क्योंकि कोई ना कोई कारण होगा। हो सकता है कूड़े के बहुत बड़े बड़े ढेर हैं जहां मच्छर पनप रहे, बड़े तालाब हैं जहां पानी इकट्ठा हो रखा है गंदा और मच्छर को पनपने का, फ्लरिश करने का मौका ज्यादा मिल रहा है। तो ये जो फैक्टर्स आते हैं ना which determine the distribution of a disease, कि कोई बीमारी किसी जगह पे क्यों ज्यादा है या कम है, that is epidemiology। ठीक है, डिफाइन कर दो फिर से epidemiology, branch of medical science that studies the distribution of disease in human population and factors determining that distribution by use of statistics। What is etiology? Etiology is study of cause of disease। बीमारी का कारण क्या है, जैसे हम कहते हैं ना इस बीमारी की इटियोलॉजी क्या है, रीजन ढूंढिए ये क्यों हुई। सम पीपल आर पैथोफोबिक, भाई बीमारियों से बहुत डर लगता है, इरेशनल फियर ऑफ डिजीजेस, किसी बीमारी का नाम सुन के घबराहट होने लग जानी, पैथोफोबिया कहते हैं उसे। आपको नहीं होना चाहिए ऐसा, क्योंकि आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं भाई, आपको तो पेशेंट के साथ डील करना है, तो पेशेंट तो वही है जो बीमार है। तो अगर आप स्वयं ही बीमारी से डरने लगेंगे तो फिर आप किसी का इलाज कैसे कर सकते, राइट। सो पैथोफोबिया, इरेशनल फियर ऑफ डिजीजेस, राइट। डिजीज वर्ड समझ गए ना हमने कैसे डिफाइन करना है, लिख दूं क्या यहाँ पे डिजीज, चलो लिख देता हूं आपके लिए, आप भी लिखेंगे डिजीज क्या होता। डिजीज इज, नोट करेंगे सभी, एनी काइंड ऑफ deviation। Disease is any kind of deviation from normal structural, and functional, या और फंक्शनल भी कह सकते। स्ट्रक्चर और फंक्शनल, स्ट्रक्चर खराब होगा तो फंक्शन तो होगा ही। स्टेट ऑफ बॉडी which causes, जिसके कारण से, which causes discomfort or disability, डिसेबल हो जाए बंदा या डिस्कम्फर्ट हो, उसे हम डिजीज कह देते हैं, राइट। हमारी हेल्थ को प्रभावित करने वाले क्या क्या फैक्टर्स हैं, हमारी सेहत किन किन चीजों से प्रभावित होती है। जेनेटिक फैक्टर्स, हमारा लाइफस्टाइल, हमारा रहन सहन, एंड ऑफ कोर्स इन्फेक्शंस, ये तीन मेन चीजें। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ आपका हेडिंग है। जेनेटिक फैक्टर्स, हमने बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स पढ़े, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस। देन हमारा लाइफस्टाइल, रहन सहन का तरीका, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया, ज्यादातर हम बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, चल फिर नहीं रहे हैं, और कितने कितने घंटे अगर हम बैठे रहे हैं घर पे ही और कुछ ना कुछ खाए जा रहे हैं ना, सो ऑफ कोर्स वेट पुट ऑन होता जाएगा, ओबेसिटी हो जाएगी। तो लाइफस्टाइल भी एक मेजर फैक्टर रहता है जो सेहत को प्रभावित करता है। इन्फेक्शंस तो है ही नहीं, इन्फेक्शन बैक्टीरिया का, प्रोटोजोन्स का, वायरसेस का, फंगस का, कई तरह के इन्फेक्शंस हो सकते हैं हेलमिन्स के द्वारा। चलो अब हम ये पढ़ते हैं अलग अलग कि जेनेटिक फैक्टर्स से हमारा क्या मतलब था। देखिए भाई, जो भी हमारा जेनेटिक्स है, जेनेटिक मेकअप है, हमें फादर और मदर से मिला है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कोई हो सकता है, नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स के कारण, या कोई म्यूटेशन हो गया, राइट। जैसे हमने पढ़ा था कि भाई ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस्ड बाय वेलिन एट पोजीशन 6 इन द बीटा चेन ऑफ हेमोग्लोबिन, तो क्या हो जाता था, सिकल सेल एनीमिया, है ना। देन हेमोफीलिया आपने पढ़ा है, हेमोफीलिया ए, हेमोफीलिया बी, हेमोफीलिया सी। कोई पर्टिकुलर तरह का क्लॉटिंग फैक्टर अगर एब्सेंट है तो ब्लड विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू क्लॉट, राइट। सो जेनेटिक्स एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसका मतलब है कुछ बीमारियां जो हैं, अगर हम बीमारियों को क्लासिफाई करें, डिजीजेस को क्लासिफाई करें, तो दो तरह की हो जाएंगी। कॉन्जेनिटल, जो जन्म से ही है, जेनेटिक्स के कारण है, एंड एक्वायर्ड। एक्वायर्ड की अलग अलग वजह हो सकती है। कुछ एक्वायर्ड बीमारियां कम्युनिकेबल हो सकती हैं एक से दूसरे में, कुछ नॉन कम्युनिकेबल हो सकती हैं जो नहीं फैलती एक से दूसरे में। जैसे हार्मोनल डिसऑर्डर, किसी को डायबिटीज है,
एक इंसान से दूसरे इंसान को तो डायबिटीज नहीं हो जाएगा, है ना, राइट जी। सो एज यू कैन सी हियर जेनेटिक फैक्टर्स की बात हो रही थी। हमारे जीन्स मदर से और फादर से आए हैं, और अगर कोई भी म्यूटेशन हो जाता है कहीं भी डीएनए में तो ऑफस्प्रिंग विल बी विद द डिफेक्टिव जीन्स। तो एक बार पढ़ लेते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में क्या लिखा है। A disease or disorder caused in an individual due to change in DNA sequence. Change in the DNA sequence inherited from the parents. एग्जाम्पल दिए जैसे डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21, डाउन सिंड्रोम पढ़ा है हमने। सिकल सेल एनीमिया हमने पढ़ा है, ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन आ जाता है पोजीशन 6 पे बीटा चेन में, जिसके कारण हीमोग्लोबिन के क्रिस्टल्स बन जाते हैं, आरबीसीज की शेप सिकल शेप हो जाती है। ऐसे आरबीसीज का लाइफ स्पैन केवल 20 डेज हो जाता है, राइट। सो लाइफस्टाइल, नेक्स्ट लाइफस्टाइल, जैसा कि मैंने समझाया आपको भाई, आप यहीं पे देखिए, जैसे आप में से तो कोई ये नहीं करता भाई, सारा दिन घर में सोफे पे लेटे रहे, लैपटॉप पे पढ़ रहे हैं, जरा भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे, घर के किसी काम में हाथ नहीं बटा रहे, और फ्रेंच फ्राइज खाए जा रहे हैं, चिप्स खाए जा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी जा रही हैं, साथ साथ देख सकते हैं आप ढेर सारा जंक फूड है, शुगरी ड्रिंक्स हैं। नतीजा क्या होगा? मोटापा, ओबेसिटी, ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम्स, ब्लड शुगर लेवल विल रिमेन डिस्टर्ब्ड, माइग्रेन इश्यूज। फीमेल्स के केस में इट कैन इफेक्ट द फीमेल रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी, मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो सकता है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। सो हमारा लाइफ स्टाइल एक मेजर फैक्टर है जो हेल्थ को प्रभावित करता है। तीसरी चीज इन्फेक्शंस, अनडाउटेड इन्फेक्शंस तो है ही भाई। इन्फेक्शन से मतलब क्या है हमारा? इन्फेक्शन का मतलब होता है बेटा, जब हमारी बॉडी पे बाहर से कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोन हमला करता है, हमारे शरीर में प्रवेश करके नुकसान पहुंचाता है, टिश्यूज को डैमेज करता है या टॉक्सिन्स सिक्रीट करता है। सो एन इन्फेक्शन इज द इन्वेजन ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स बॉडी टिश्यूज बाय डिजीज कॉजिंग एजेंट्स। अच्छा, डिजीज कॉजिंग एजेंट्स हमेशा बायोलॉजिकल एजेंट्स हो ये जरूरी नहीं होता। बायोलॉजिकल एजेंट्स जब डिजीज करते हैं तो हम इन्फेक्शन वर्ड यूज कर लेते हैं। अब कई बार ये भी तो होता है किसी को चोट लग गई, आप खेल कूद रहे थे, आप गिर गए, मैकेनिकल फोर्स के कारण हड्डी टूट गई, है ना, तो मैकेनिकल फोर्स ने डिजीज कर दी। ज्यादा तापमान, कम तापमान, एक्सरेज, रेडिएशंस, न्यूट्रिशनल एजेंट्स, है ना। सो दैट मींस डिजीज कॉजिंग एजेंट जरूरी नहीं है बायोलॉजिकल ही हो हमेशा, राइट। वो फिजिकल, वो केमिकल, न्यूट्रिशनल एजेंट, मैकेनिकल, कई तरह के हो सकते हैं। वो अभी हम डिस्कस करेंगे डिजीज कॉजिंग एजेंट्स के बारे में, ठीक है जी। एनी फैक्टर मतलब सब्सटेंस या फोर्स भी हो सकता है। एनी फैक्टर, वो फैक्टर कोई सब्सटेंस हो सकता है, फोर्स भी हो सकती है, जोर लगा के आपने किसी का हाथ मरोड़ दिया, बोन फ्रैक्चर कर दी, स्प्रेन कर दिया। सो एनी फैक्टर यानी सब्सटेंस और फोर्स दैट कॉजेज अ डिजीज बाय इट्स प्रेजेंस, उसके होने से बीमारी हो जाए, एब्सेंस उसके ना होने से बीमारी हो जाए। अब आप कहेंगे ना होने से कैसे बीमारी होगी? भाई अगर हार्मोन ना हुआ, कम हुआ, तो भी तो हार्मोन डेफिशिएंसी डिजीज है। अगर आपकी डाइट में विटामिन ए एब्सेंट हुआ तो भी तो डिजीज है, ठीक है। विटामिन ए बहुत एक्सेस में हो गया तो भी डिजीज है। सो एनी फैक्टर विच कॉजेज अ डिजीज ड्यू टू इट्स प्रेजेंस, एब्सेंस, डेफिशिएंसी और एक्सेस। सो कोई भी ऐसा फैक्टर जिसके होने से, ना होने से, ज्यादा होने से या कम होने से बीमारी हो जाए, वो डिजीज कॉजिंग एजेंट कहलाता है। लिस्ट बना लीजिए ये एजेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। नंबर 1 फिजिकल एजेंट्स, फिजिकल हो सकते हैं। नंबर 2 केमिकल एजेंट्स, टॉक्सिन्स हो सकते हैं, शरीर के अंदर बनने वाले टॉक्सिन्स, बाहर से आने वाले टॉक्सिन्स, कुछ भी हो सकते हैं। मैकेनिकल एजेंट्स हो सकते हैं, कोई फोर्स लगा दी जाए जैसे कि हड्डी टूट जाए। न्यूट्रिशनल एजेंट्स, वाइटामिन्स, राइट जी, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी हो तो डिजीज है, कार्बोहाइड्रेट्स का एक्सेस हो जाए तो डिजीज है। बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल एजेंट्स में जैसे मैंने बताया भाई, बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोन्स, हेलमिन्ट्स, फंजाई, रिकेट्सिया। सो डिजीज कॉजिंग एजेंट्स फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल, न्यूट्रिशनल, बायोलॉजिकल, ये 5 तरह के हो सकते हैं। फिजिकल एजेंट से क्या मतलब? तापमान, टेम्परेचर,
बहुत ज्यादा ठंड कर दी जाए तो उससे भी तो हम बीमार पड़ जाएंगे। ठंड के मारे हम कांपने लगेंगे, हमारी बॉडी एक्टिविटीज कम होती जाएंगी, सांस लेने में परेशानी आ जाएगी, है ना जी। फ्रॉस्ट बाइट के बारे में आपने सुना होगा, बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर पे अगर आप रहते हैं तो। सो फिजिकल एजेंट्स हो सकते हैं बेटा, तापमान यानी टेम्परेचर, प्रेशर दबाव हो जाए किसी चीज का बहुत ज्यादा, ह्यूमिडिटी, रेडिएशंस, साउंड, एक सर्टन डेसिबल्स ऑफ साउंड जो है, नॉइस है जो, वो हम टॉलरेट कर सकते हैं। बियॉन्ड दैट ईयर ड्रम जो है, कान का पर्दा फट सकता है, तो वो भी तो एक एजेंट हुआ जिसने नुकसान पहुंचाया हमें। ठीक है जी। सो फिजिकल एजेंट्स में टेम्परेचर नोट कर लीजिए, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, देन रेडिएशन एंड साउंड। केमिकल एजेंट्स की अगर हम बात करें, रासायनिक पदार्थ दो तरह के, ऐसे केमिकल्स जो शरीर में बन रहे हैं, ऐसे केमिकल्स जो बाहर से आ रहे हैं, एंडोजीनियस एंड एक्सोजीनियस। केमिकल एजेंट्स को दो कैटेगरीज में बांटा हमने। एंडोजीनियस केमिकल्स, हमारे शरीर के अंदर यूरिया बन रहा है, यूरिक एसिड बन रहा है, एंजाइम्स बन रहे हैं, हॉर्मोन्स बन रहे हैं। अगर यूरिया का लेवल ज्यादा होता है या मान लो यूरिक एसिड का लेवल ज्यादा होता है, अच्छा आपको याद है यूरिक एसिड का लेवल ज्यादा होने से जॉइंट्स का एक तरह का आर्थराइटिस हो जाता है, क्या बोलते हैं उसे, डेपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड के कारण जो होता है साइनोवियल जॉइंट्स में। यू रिमेंबर दैट, मूवमेंट एंड लोकोमोशन वाले चैप्टर में बताया था। यूरिक एसिड का लेवल ज्यादा हो जाने से देयर इज गाउट और गाउटी आर्थराइटिस। यूरिया का लेवल हाई हो जाए, लिवर में कोई प्रॉब्लम है, यूरिया लेवल हाई हुआ, किडनीज में कोई प्रॉब्लम है, यूरिया लेवल हाई हो गया, जिसके कारण क्या हो जाएगा, यूरीमिया। ब्लड में यूरिया का लेवल ज्यादा होना बड़ा नुकसानदायक है। सो दैट मीन्स शरीर के अंदर बनने वाले केमिकल्स का लेवल ज्यादा होने से नुकसान हो जाएगा। और हॉर्मोन्स भी तो केमिकल्स हैं जो शरीर में बन रहे हैं, एक्सेस में कोई हार्मोन हो गया तो भी गड़बड़ करे। आपने पढ़ा है हाइपर सिक्रीशन ऑफ हार्मोन, हाइपो सिक्रीशन ऑफ हार्मोन। हमने एडिसन्स डिजीज के बारे में जाना, गाइगेंटिज्म, ड्वार्फिज्म, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जब पढ़ा था क्लास 11th में, तो हमने पढ़े थे ना हार्मोनल डिसऑर्डर्स। तो शरीर के अंदर बनने वाले केमिकल्स में गड़बड़ होने से भी बीमारी हो जाएगी। बाहर से कोई केमिकल आ रहा है, पॉल्यूटेंट्स हैं, डस्ट है, फ्यूम्स हैं, वो भी नुकसान पहुंचा रही है, राइट। सो द डिजीज कॉजिंग एजेंट्स कैन बी फिजिकल, जो हमने अभी अभी डिस्कस करे, दे कैन बी केमिकल, एंडोजीनियस, एक्सोजीनियस। देन डिजीज कॉजिंग एजेंट्स कैन बी biological agents like viruses, bacteria, fungi, protozoans, helminths। बहुत सी बीमारियां वायरसेस करते हैं, चिकन पॉक्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, देन HIV, एड्स, हर्पीज, वायरल डिजीजेस है। बैक्टीरिया के द्वारा टेटनस है, टाइफॉइड है, राइट, फूड पॉइजनिंग, टाइफस फीवर, फंजाई, रिंगवर्म, फंगल इन्फेक्शंस, प्रोटोजोन्स। चलो किसी प्रोटोजोन डिजीज का नाम बताओ, डिजीज कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोन। क्लू देता हूं, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के कारण वो पर्टिकुलर प्रोटोजोन फैलता है। प्रोटोजोन का नाम है प्लाज्मोडियम और बीमारी का नाम है मलेरिया, राइट। देन हेलमिंथ्स के द्वारा टेपवर्म का इन्फेक्शन, एस्कैरिस का इन्फेक्शन। तो ये सारे हम पढ़ेंगे, राइट। बायोलॉजिकल एजेंट्स में वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोन्स एंड हेलमिंथ्स। नाउ एजेंट्स मैंने मैकेनिकल भी कहे थे। मैकेनिकल एजेंट से मतलब क्या हुआ, मैकेनिकल एजेंट से मतलब हुआ मैकेनिकल फोर्सेस व्हिच रिजल्ट इन इंजरी, फ्रैक्चर, स्प्रेन, डिसलोकेशन। जोर से किसी ने कंधे पे आपके पुश करा और हम कहते हैं ना कि कंधा उतर गया, डिसलोकेट हो गया ये ज्वाइंट, राइट, ठीक है जी। तो स्प्रेन हो सकता है, जैसे हम कहते हैं मोच आ गई, है ना। पैर में कई बार ऐसा हो जाता है, ऊंची नीची जगह पे पैर रखा जाए तो मोच आ जाती है, स्प्रेन हो जाना, इंजरी, फ्रैक्चर होना, कहीं भी हड्डी टूट जाना। सो ये सब फोर्सेस के कारण। न्यूट्रिशनल एजेंट्स, जो भी हम डाइट में लेते हैं अपने कंपोनेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, राइट। विटामिन्स में जैसे मान लो भाई विटामिन ए आपकी डाइट में कम हुआ, विटामिन ए डेफिशिएंसी के कारण क्या डिजीज होती है, कैन यू टेल मी। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए रिजल्ट्स इन नाइट ब्लाइंडनेस, नाइक्टेलोपिया जिसे हम कहते हैं। क्या होता है जी, नाइट ब्लाइंडनेस, वी कॉल इट नाइक्टेलोपिया, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए के कारण
और इसके अलावा कॉर्निया भी ड्राई हो जाता है, जेरोप्थेल्मिया, कॉर्निया बिकम्स ड्राई। विटामिन ए इज रिक्वायर्ड फॉर गुड विजन। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से क्या है? कैन एनीवन टेल मी? द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी रिजल्ट्स इन ब्लीडिंग ऑफ द गम्स, स्कर्वी, खट्टी चीजें में होता है ना विटामिन सी, ठीक है जी। ऐसी बहुत सारी डेफिशिएंसी डिजीजेस आपने पढ़ी। मिनरल्स में मान लो भाई आयरन है, आयरन की कमी है तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाएगा। ऐसे प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन में आपने पढ़ा होगा, क्वाशियोरकर, मेरेस्मस, फैट्स का लेवल ज्यादा है, डाइट में इंटेक ज्यादा है तो ओबेसिटी होने लगेगी, मोटापा होगा। सो दैट मीन्स डिजीज कॉजिंग एजेंट सिर्फ बैक्टीरिया वायरसेस नहीं होते, और भी कई फैक्टर्स हैं जो बीमारियां कर सकते हैं। क्लियर है जी? इतनी बात समझ आई? इज इट क्लियर? राइट? अभी तक हमने जाना क्या है, हेल्थ क्या है। पुराना कंसेप्ट ये कहता था कि हेल्थ शरीर के ह्यूमर्स के डिस्टर्ब हो जाने से है। गुड ह्यूमर कंसेप्ट जो पढ़ा, ब्लड, ब्लैक बाइल, येलो बाइल, फ्लेम। विलियम हार्वे ने उस बात को डिस्कार्ड करा। विलियम हार्वे रिगार्डेड एज फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके ये डिमॉन्स्ट्रेट करा कि शरीर का तापमान जो बनाता है वो खून है हमारा, खून लगातार शरीर में बहता रहता है, राइट? देन हमने ये जाना कि फिर हेल्थ की परिभाषा क्या है। व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। इट इज नॉट ओनली एब्सेंस ऑफ डिजीज। केवल बीमारी का ना होना ही ये साबित नहीं करता कि आप हेल्दी हैं, ठीक है जी। तो WHO ने कुछ इस प्रकार से हेल्थ को डिफाइन करा है। हमारी हेल्थ को प्रभावित करते हैं कई तरह के फैक्टर्स, जेनेटिक फैक्टर्स, हमारा लाइफस्टाइल एंड डिजीज कॉजिंग एजेंट्स, जो कि फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, न्यूट्रिशनल हो सकते हैं। कई तरह के एजेंट्स हो सकते हैं। फिजिकल में हमने पढ़ा भाई, इवन अच्छा मैंने आपको रेडिएशन भी बताया कि एक्सरेज, हार्मफुल रेडिएशंस, ये भी तो कर सकती हैं। साउंड बहुत ज्यादा हो जाए तो भी हो सकता है प्रॉब्लम उससे। केमिकल्स में एंडोजीनियस, एक्सोजीनियस। बायोलॉजिकल एजेंट्स में वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स, फंजाई एंड हेलमेंट्स, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप इमेजिन कर पा रहे हैं क्या हो रहा है भाई? लड़ाई के लिए तैयार खड़े हैं ये सब लोग। कौन है ये? हमारे शरीर के डिफेंस मैकेनिज्म के सेल्स। कोई पैथोजन जब हमारे तरफ बढ़ता है तो सबसे पहले उसे हमारे ब्लड तक पहुंचना पड़ेगा, है ना? नेचर ने हमें अलग अलग लाइंस ऑफ डिफेंस दी हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, देन थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। हमारी स्किन, इंटैक्ट स्किन इज द लार्जेस्ट डिफेंसिव ऑर्गन ऑफ द बॉडी। स्किन में कहीं कट नहीं है, कुछ नहीं है, इंटैक्ट है, तो ये आपका लार्जेस्ट डिफेंसिव ऑर्गन है। इसके बाद नाक में म्यूकस मेम्ब्रेन है, आंखों का कॉन्जंक्टिवा म्यूकस मेम्ब्रेन है, हमारी बकोफेरिंजियल कैविटी, एलिमेंट्री कैनाल म्यूकस मेम्ब्रेन है, राइट? वो भी बैरियर है। सी, तो इमेजिन करते हैं कि एक डिजीज कॉजिंग एजेंट आपके शरीर में प्रवेश करना चाहता है। दरवाजा खटखटा रहा है और कह रहा है प्लीज लेट मी इन। दरवाजा बंद है, मान लो स्किन इंटैक्ट है, स्किन कहीं से कटी फटी नहीं है, स्किन इंटैक्ट है। स्किन कहेगी मैं तो तुम्हें अंदर नहीं आने देगी। चलो एक सिचुएशन लगा ली कि स्किन में कोई कट लगा था भाई, पैथोजन आ गया अंदर। अब पैथोजन शरीर में प्रवेश कर गया तो शरीर चुपचाप तो नहीं बैठेगा। नेचर ने हमें डिफेंस मैकेनिज्म दिया है। नॉन स्पेसिफिक भी पढ़ेंगे और स्पेसिफिक भी पढ़ेंगे। एक्चुअल में जो स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म है उसे इम्यून सिस्टम कहते हैं। इम्यून सिस्टम में एंटीजन, एंटीबॉडीज वाली बात आती। नॉन स्पेसिफिक एक जनरलाइज्ड रिस्पॉन्स है। स्किन हो गई, म्यूकस मेम्ब्रेन हो गया, लाइसोजाइम हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, बाइल जूस हो गया, है ना, विजाइना का एसिडिक पीएच हो गया, ये सब नॉन स्पेसिफिक, जिसमें हम मैकेनिकल, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स का जिक्र करें। तो भाई जो सेल्स हैं हमारे, मैक्रोफाजेस हो गए, WBCs के अलग अलग प्रकार हैं ना, न्यूट्रोफिल्स हैं, इओसिनोफिल्स हैं, बेसोफिल्स हैं, मोनोसाइट्स हैं, सब तैयार हो जाएंगे कि भाई पैथोजन आया है, अब इसके साथ लड़ाई करेंगे और जो लड़ाई में जीतेगा वो विजेता होगा। तो शरीर के सेल्स ने कहा ओह ही इज अ ट्रेसपासर, इसने नियमों का उल्लंघन करा है, ये जबरदस्ती घुस आया है, ये घुसपैठिया है, फायर,
चलो जी, हमला करो इस पे और इसे मार डालो। अलग अलग सेल्स का पैथोजन के साथ फाइट करने का तरीका अलग अलग है, वो हम पढ़ेंगे। न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं, इओसिनोफिल्स क्या करते हैं, बेसोफिल्स क्या करेंगे, मोनोसाइट्स क्या करेंगे जो कि मैक्रोफाजेस बना देते हैं, लार्ज फेगोसाइटिक सेल्स, दैट विल डिस्कस। एंटीबॉडीज बी लिम्फोसाइट्स बनाते हैं। आपको ये बस दिखाया गया है यहाँ पे कि किस प्रकार उसके ऊपर हमला कर दिया जाएगा कि बस अब तेरी खैर नहीं, हम तुम्हें मार डालेंगे। व्हाट आर दीज सेल्स व्हिच डिफेंड आवर बॉडीज अगेंस्ट द पैथोजेंस? क्या कहेंगे इन सेल्स को? दीज आर द सेल्स ऑफ आवर डिफेंस मैकेनिज्म, राइट? जो कि दो तरह का है, नॉन स्पेसिफिक एंड स्पेसिफिक। स्पेसिफिक वाला इम्यून सिस्टम कहलाता है। कितने खूबसूरत तरीके से हमने अलग अलग सेल्स दिखाए हैं। अब आपको यहां पे ना थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, जो हमने WBC के बारे में पढ़ा था। WBC मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स। WBCs आर व्हाइट ब्लड सेल्स, लिख दो जी। WBCs आर व्हाइट ब्लड सेल्स। इन्हीं का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स। WBCs और ल्यूकोसाइट्स। जब कोई पैथोजन शरीर में आता है ना, तो ल्यूकोसाइट्स की संख्या बढ़ जाती, दे इंक्रीज इन नंबर, दैट इज कॉल्ड ल्यूकोसाइटोसिस। चले राइट है, आप भी नोट करेंगे। ल्यूकोसाइटोसिस का क्या मतलब है? इट इज इंक्रीज इन WBC काउंट। और WBCs दो तरह के हैं, ग्रेन्यूलोसाइट्स, ए ग्रेन्यूलोसाइट्स। ध्यान रखना है ये कौन कौन से दो टाइप्स थे। ग्रेन्यूलोसाइट्स जिनमें एंजाइम रिच स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स होते हैं, लाइसोसोमल ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूलोसाइट्स के भी सब टाइप्स थे, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। ये सारी नॉलेज अब काम आएगी भाई, मैं लिख रहा हूं यहां पे। ग्रेन्यूलोसाइट्स कौन कौन से हैं? न्यूट्रोफिल्स सबसे ज्यादा हैं जो संख्या में, स्मॉलेस्ट भी हैं, फेगोसाइटिक है, मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस पड़ा था। इओसिनोफिल्स विच स्टेन विद एसिडिक डाइज, जिन्हें एसिडोफिल्स भी कहते हैं। बेसोफिल्स विच स्टेन विद बेसिक डाइज, राइट? ये तो थे ग्रेन्यूलोसाइट्स। देन आई टोल्ड यू अबाउट ए ग्रेन्यूलोसाइट्स आल्सो, जिसमें दो प्रकार आपने पढ़े थे, याद है? ए ग्रेन्यूलोसाइट्स कौन कौन से हैं? One is monocytes which enlarge to form macrophages. Macrophages monocytes से ही बनते हैं। और दूसरे हैं जी lymphocytes, which are the cells of immune system actually, right? टेक्निकली बिल्कुल करेक्ट कहना हो तो lymphocytes स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म के सेल्स हैं। दो तरह के हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज बनाते हैं। ये देखो, ये जो एंटीबॉडीज लगी हुई ना इसके पास, अगर मैंने बताना हो कि कौन सा सेल है, सो दिस सेल इज बी लिम्फोसाइट, एंटीबॉडी फैक्ट्रीज भी कहते हैं। ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़ूं। नाउ हमारा ब्रेन जो है, एंडोक्राइन सिस्टम, एंटीजन नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो जब हम कोई दवाई खा रहे हैं, मेडिसिन खा रहे हैं, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाती, वो भी तो शरीर में गई है। जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज ड्रिप लगाई जाती है या कोई एंटीबायोटिक चढ़ाई जाती है हमें इंट्रावेनस, या कोई इंजेक्शन सबक्यूटेनियस इंट्राडर्मल दिया जाता है, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज क्यों नहीं बनती? किसी सब्सटेंस को एंटीजन की तरह बिहेव करने के लिए उसमें कुछ खास प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा होना चाहिए, प्रेफरेबली इट शुड बी
प्रोटीनेशियस हेट्रो जो है पॉलीमर हो और शरीर से अनरिलेटेड हो, तब वो एंटीजन की तरह बिहेव करेगा। हर चीज एंटीजन नहीं हो सकती। ऐसे तो हमारे एल्वियोलाई में पड़ी ऑक्सीजन जब डिफ्यूज होके ब्लड में जा रही है तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज क्यों नहीं बन सकती? सो एवरी सब्सटेंस कैन नॉट बिहेव एज एन एंटीजन, राइट? सो एंटीजन क्या है? एनीथिंग दैट द बॉडी रिकॉग्नाइजेस एज फॉरेन, जो बाहर का है, हार्मफुल है, नुकसानदायक है, एंड इट कैन रिजल्ट इन एन इम्यून रिस्पॉन्स, सो दैट इज एंटीजन। पूरे का पूरा पैथोजन एंटीजेनिक नहीं होता। पैथोजन के सरफेस पे कुछ सिलेक्टेड एरियाज होते हैं जिसे एंटीजेनिक कंपोनेंट कहा जाता है। उस एंटीजेनिक कंपोनेंट का एक खास हिस्सा एंटीबॉडी से बाइंड करता है, उसे एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट कहा जाता है। मैं आपको समझाता हूं, इधर देखिए। मान लो ये एक पैथोजन है, एक बैक्टीरिया, पूरे का पूरा एंटीजेनिक नहीं है। बैक्टीरिया के सरफेस पे कुछ सिलेक्टेड एरियाज हैं which have certain properties, and this is called antigenic component. ठीक है? Certain selected areas on the surface of the pathogen are called antigenic component. इनमें कुछ विशेष properties हैं। इस एंटीजेनिक कंपोनेंट का एक खास हिस्सा ऐसा होगा जो एंटीबॉडी के साथ बाइंड करने की काबिलियत रखता है। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर अगर मैं देखूं, ह्यूमन एंटीबॉडीज आर बाइवेलेंट, डिटेल में पढ़ना है मैंने, वैसे हमने इस चैप्टर में। ऐसे मैंने ये एक एंटीबॉडी बना दी, ठीक है? एंटीबॉडी का ये हिस्सा जो है, यही तो बाइंड करेगा किसी एंटीजन के साथ। तो एंटीजेनिक कंपोनेंट का ये पार्ट कहलाता है एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट। इंपॉर्टेंट है, आप भी ड्रॉ करेंगे। एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट, और वी ऑल्सो कॉल इट एपिटोप। व्हाट डू वी कॉल इट? एपिटोप। एंटीबॉडी का ये हिस्सा जो इस एपिटोप के साथ बाइंड करेगा, दैट इज कॉल्ड पैराटोप। सो एपिटोप, पैराटोप क्लियर होने चाहिए आपको। वैसे हम एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में भी पढ़ेंगे। मैंने आपको क्या बात बताई है? एंटीजन क्या है? पूरा पैथोजन एंटीजेनिक नहीं है। पैथोजन के सरफेस का कुछ खास हिस्सा प्रॉपर्टीज लिए हुए है, विशेष प्रॉपर्टीज, वो कहलाता है एंटीजेनिक कंपोनेंट। उस एंटीजेनिक कंपोनेंट का वो हिस्सा जो एंटीबॉडी के साथ बाइंड कर जाएगा, वो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट एपिटोप कहलाता है। अभी मेरी उंगली सपोज एंटीबॉडी है, जहां पे ये नाखून है, ये वाला हिस्सा पैराटोप कहलाएगा। वो पैराटोप एपिटोप के साथ बाइंड करे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? एपिटोप टर्म क्लियर होना चाहिए, पैराटोप टर्म क्लियर होना चाहिए आपको, राइट जी? हर सब्सटेंस एंटीजन नहीं हो सकता, उसके लिए विशेष प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। इम्यूनिटी से मतलब है द एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स कन्फर्ड बाय इम्यून सिस्टम। हमारे इम्यून सिस्टम ने जो काबिलियत हमें दी है कि हम बीमारियों से लड़ सकें, दैट इज व्हाट इज इम्यूनिटी, राइट? एक मोटी तौर पे एक बात याद रखिएगा बेटा, जो हमारे शरीर का डिफेंस मैकेनिज्म है वो दो तरह का है। एक होता है नॉन स्पेसिफिक, इट इज जनरलाइज्ड रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी विच इज सिमिलर टू मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शंस। शरीर का एक जनरलाइज्ड रिस्पॉन्स। सेकेंड इज specific defense mechanism. This is actually the third line of defense. Specific defense mechanism actual में immune system को रेफर करते हैं। बहुत बार हम जर्नली सिंपल ओवरऑल डिफेंस मैकेनिज्म को भी इम्यून सिस्टम कह जाते हैं। टेक्निकली अगर बिल्कुल करेक्ट होना हो तो इम्यून सिस्टम इज योर स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म, बिकॉज यहां पे एंटीबॉडीज का रोल आएगा, ठीक है? एंड this is your third line of defense. जो नॉन स्पेसिफिक होता है रिस्पॉन्स, वो जनरलाइज्ड है। इट इज जनरलाइज्ड रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी विच इज सिमिलर फॉर मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शंस। स्किन है जैसे, सिमिलर है सभी के लिए, बाहर से पैथोजन को रोक रही है।
हाइड्रोक्लोरिक एसिड सभी तरह के बैक्टीरिया को मारेगा, टाइफाइड बैक्टीरिया के लिए वो बहुत ही पोटेंट किलर है ना। सो इसमें हमारी स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है स्टमक का, बाइल जूस, ये सब चीजें आ जाएंगी। तो यहां पे हम पढ़ते हैं बेसिकली फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। आने वाले सेशंस में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लाइन में स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, मान लो इसको इन्वेड करके पैथोजन अंदर पहुंच गया ब्लड में, तो अलग अलग तरह के डब्ल्यूबीसीज उस पर हमला करेंगे। न्यूट्रोफिल्स हैं, इओसिनोफिल्स हैं, बेसोफिल्स हैं, मोनोसाइट्स हैं, राइट। उसके बाद फिर इम्यून सिस्टम के सेल्स एक्टिव हो जाते हैं कि भाई अब हमारी बारी, एंटीबॉडीज बनाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे। क्लियर है जी? राइट। नाउ इम्यूनिटी एक होती है इन्नेट, जन्म से ही जो है, एक होती है एक्वायर्ड, जो बाद में आई, बच्चे के जन्म के बाद में उसमें जो इम्यूनिटी आई, दैट इज एक्वायर्ड। इन्नेट से मतलब है जी एबिलिटी टू फाइट द पैथोजेंस प्रेजेंट सिंस बर्थ। जब बच्चा पैदा हुआ तो स्किन तो उसके पास भी है, म्यूकस मेम्ब्रेन तो उसके पास भी है, तरह तरह के डब्ल्यूबीसीज तो उसके पास भी है ना, साइटोकाइंस भी है, लाइसोजाइम भी है। सो ये सारी चीजें इन्नेट है। एक्वायर्ड का मतलब है जब कोई पैथोजन आया, शरीर ने उसके साथ फाइट करा, खास तरह के मेमोरी बी सेल्स बन गए, एंटीबॉडीज बनके तैयार हो गई, ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी है कि अब दोबारा वो कभी पैथोजन आया ना तो पूरी फौज पहले से तैयार है उसे मारने के लिए। सो एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज द एबिलिटी टू फाइट पैथोजेंस डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, समय के साथ जो डेवलप हुई है, राइट। सो इनेट इम्यूनिटी प्रेजेंट राइट फ्रॉम बर्थ, इट इज नॉन स्पेसिफिक, ये बात ध्यान रखनी, इट इज नॉन स्पेसिफिक, मतलब इसमें एंटीबॉडीज वाली बात नहीं आएगी, राइट। नो एंटीबॉडीज आर इंक्लूडेड इन दिस, इट इज नॉन अडेप्टिव, राइट जी? क्लियर है? innate immunity. Now, based on order of response, we can say that you have first line of defense, you have second line of defense, and you have third line of defense. As I told you, the first line of defense and second line of defense ये non-specific का हिस्सा है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में क्या क्या आ जाता है? स्किन आ गई, जैसे म्यूकस मेम्ब्रेन आ गई। सो इन्नेट इम्यूनिटी में ये चीजें इंक्लूडेड है। थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था, इन्नेट जो जन्म से प्रेजेंट है तो उसमें फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, एक न्यूबॉर्न बेबी के पास भी स्किन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है। इसमें सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस भी इंक्लूडेड है कि भाई पैथोजन ब्लड में गया तो न्यूट्रोफिल्स हैं, इओसिनोफिल्स हैं, बेसोफिल्स हैं, मैक्रोफाजेस है, वो उसके साथ फाइट करेंगे, दैट इज सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो एक्वायर्ड का हिस्सा है। पैथोजन ने हमला करा, शरीर ने उससे लड़ाई करी, एंटीबॉडीज बनी, एंटीबॉडीज बन के तैयार हुई, अगले इन्फेक्शन में काम आएंगी, दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ओके। नाउ इन्नेट इम्यूनिटी में जब हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं तो इसमें फिजिकल बैरियर्स या जिसे मैकेनिकल बैरियर्स भी कह देते हैं, ये आएंगे। फिजिकल या मैकेनिकल, फिजिकली कोई चीज रोक रही है, स्किन है, इंटैक्ट स्किन इज द लार्जेस्ट डिफेंसिव ऑर्गन, म्यूकस मेम्ब्रेन भी है, राइट। फिजिकल बैरियर्स जो हैं ये क्या करते हैं बेटा? दे आर प्रोवाइडिंग अ मैकेनिकल डिफेंस अगेंस्ट माइक्रोब्स। इसमें दो चीजें आ गई, स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, राइट। स्किन में ध्यान रखना, इंटैक्ट स्किन इज द लार्जेस्ट डिफेंसिव ऑर्गन। स्किन के पास एक फ्रेंडली बैक्टीरिया भी है जो कि स्किन का पीएच एसिडिक बना के रखता है। एसिडिक पीएच ऑफ द स्किन मिनिमाइजेस द ग्रोथ ऑफ अदर बैक्टीरिया, कि और बैक्टीरिया ना ग्रो कर पाए। स्किन में अगर कट लग गया, कहीं चोट लग गई है, तो पैथोजेंस को एक रूट मिल जाएगा शरीर के अंदर पहुंचने का। इसलिए मैंने कहा था इंटैक्ट स्किन, इंटैक्ट स्किन इज लार्जेस्ट डिफेंसिव ऑर्गन। क्लियर है? याद रहेगा? वेरी गुड। देख पा रहे हैं आप यहाँ पे स्किन में किस तरह का एपिथेलियम है? अच्छा, आपको याद है स्किन हैज विच टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल्स? एपिथेलियम ऑफ द स्किन इज केराटिनाइज्ड, स्ट्रेटिफाइड, स्क्वैमस। लिख लेते हैं जी, रिवाइज भी हो गया, टिश्यूज में पढ़ा था। स्किन हैज केराटिनाइज्ड, स्ट्रेटिफाइड,, स्क्वैमस।  स्ट्रेटिफाइड,   स्ट्रेटिफाइड,   स्क्वैमस।   स्ट्रेटिफाइड,    स्ट्रेटिफाइड,     स्क्वैमस।                                                                                                  स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड,
एपिथेलियम, और ये लगातार शेड भी होता रहता है। स्किन के डेड सेल्स शेड होते रहते हैं। आप जानते हैं स्किन का पीएच एसिडिक है, ये भी ध्यान रखना, तो ये पैथोजन को फ्लरिश नहीं करने देगा। म्यूकस मेम्ब्रेन जो म्यूकस सिक्रीट करती है, कहां कहां प्रेजेंट है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है, नेजल कैविटी में आगे के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है म्यूकस मेम्ब्रेन, जीआई ट्रैक्ट में है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट में, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, और इसके अलावा आंखों को एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द आईबॉल को जो कवर कर रही है कॉन्जंक्टाइवा, वो भी तो म्यूकस मेम्ब्रेन है। कॉन्जंक्टाइवा कवर्स एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ आईबॉल्स, क्लेरा को कवर कर रही है, एंड इवन इनर साइड ऑफ आईलिड्स, इनर साइड ऑफ आईलिड्स, पैल्पेब्रल कॉन्जंक्टाइवा कहते हैं उसे, जो आईबॉल के ऊपर है उसे ऑक्यूलर कॉन्जंक्टाइवा कहते हैं। हम देखो ना, कई बार कॉन्जंक्टाइवा का इन्फ्लेमेशन हो तो कॉन्जंक्टाइवाइटिस हो जाता है, पिंक आईज जिसे कहते हैं। ठीक है जी। तो म्यूकस मेम्ब्रेन का काम क्या है? इट प्रोड्यूसेस म्यूकस विच इज गोइंग टू ट्रैप द फॉरेन पैथोजन, ट्रैप कर लेगा, पकड़ लेगा, राइट जी। और जो सेल्स है वहां पे, उनके पास सीलिया भी होते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सिलिएटेड एपिथेलियम है, जो थ्रो आउट कर देगा म्यूकस को बाहर। क्लियर है जी? So in the innate immunity, the first line of defense which we discussed is the physical barrier or the mechanical barriers. Next which we'll be discussing is the physiological barriers. Physiological barriers में क्या क्या आ जाएगा? जैसे body secretions जो है हमारी, saliva है, tears है, इनमें lysozyme present. Lysozyme is bactericidal enzyme. It ruptures the cell wall of gram-positive bacteria. Lysozyme was discovered by chance by Alexander Fleming when he was working on a bacterial culture. ये बात बताई थी मैंने आपको, राइट? इसके अलावा हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। भोजन के साथ पैथोजन पेट में पहुंच गया तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, दैट इज अ वेरी इफेक्टिव किलर ऑफ टाइफॉइड बैक्टीरिया, साल्मोनेला टाइफाई। जो लोग रेगुलरली एंटासिड्स लेते हैं, जिन्हें एसिडिटी रहती है, रेगुलरली एंटासिड्स लिए एसिड लेवल डाउन करने के लिए, इनो पी लिया या जेल्यूस से लिया एंटासिड टैबलेट्स, उनमें टाइफॉइड के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि टाइफॉइड का बैक्टीरिया जिंदा बच सकता है फिर स्टमक में। एंड टाइफॉइड एंटेरिक फीवर है, इंटेस्टाइन तक वो पहुंच जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन तक तो गड़बड़ कर देगा। ठीक है जी। सो हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे, बाइल जूस के बारे में भी पढ़ेंगे। पीएच इन द विजाइना इज एसिडिक। कान में जो वैक्स बनती है, ईयर वैक्स, सिरुमिन, वो भी तो एक तरह से पैथोजेंस की एंट्री को रोकता है ना, राइट जी। सो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को आगे हम कंटिन्यू करेंगे अपने अगले सेशन में, और इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा। जितना मैंने पढ़ाया है रिवाइज जरूर कीजिएगा, सवाल पूछूंगा अगले सेशन में, आपको और इंटरेस्टिंग लगेगी चीजें। ठीक है, चलिए अब आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। डेली प्रैक्टिस पेपर्स, डीपीपीज जरूर प्रैक्टिस कीजिए। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। बाय बाय।